इसके पहले एक बॉडी पहले भी नहीं थी, यानी 3 लोगों की बॉडी होती है, 2 बॉडी नहीं है, एक बॉडी से बच रही है। तो क्या भारत देश में अब करंट में एक ही इलेक्शन कमीशन अधिकारी क्या भारत देश के चुनाव कंडक्ट कराएगा लोकसभा का? नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, अभी कल भारत देश में आप लोगों को पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब लगभग लग रहा है कि जो स्टैट्यूटरी बॉडीज है 3 लोगों की बॉडी होनी चाहिए। 3 में से सिर्फ और सिर्फ अब एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंबर बचा हुआ है। वह भी कब इस्तीफा दे देंगे, शायद बीजेपी को पहले से पता होगा और राष्ट्रपति के पास लेटर भी हो सकता है पहुंच गया होगा। हस्ताक्षर उसमें होने का टाइम बस जो है थोड़ा सा समय लग सकता है। कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल्स में होता है और क्या क्या उसके लिए पेरीमीटर होते हैं, किस जगह से कराया गया है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। पर इसके साथ में यह भी प्रश्न है कि जिस प्रकार से कल अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया है वह भारत देश के लिए काफ़ी शर्मसार का विषय है। उन्होंने रात के 10:30 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास इलेक्शन कमीशन के पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। प्रश्न यह है कि क्या अभी तुरंत इसी वक्त उन्होंने इस्तीफा दिया होगा? नहीं, जाहिर सी बात है कि यह पहले से किया गया एक प्रोसेस रहा होगा, जिसको कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनका इस्तीफा है उसको स्वीकार कर लिया है। पर भारत देश में यह खबर नहीं आई। खबर क्या चलती है इस समय पर कि भारत देश के इलेक्शन के दौरान पर जो करंट में हमारे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर हैं पूरे भारत देश में घूम घूम करके लोकसभा के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। खबर यह भी थी कि सारे डीजीपीओं की मीटिंग कर रहे हैं। खबर यह भी थी कि भारत देश में चुनाव होने वाला है, जिसका अगले महीने में हो सकता है कि कंडक्ट पूरा इलेक्शंस का पूरे कितने फेजेस में होगा वह भी हो जाए। खबर यह भी थी कि भारत देश में अब कल से जो खबर है, क्या एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1991 के बाद, ध्यान रखना है, नरसिम्हा राव का जो प्रधानमंत्री थे उसके पहले वन सिस्टम होता था, तो क्या एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का व्यक्ति पूरे भारत देश का चुनाव कराएगा या CGI चीफ इलेक्शन जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो कराएंगे? ये दोनों का हम जवाब देना चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ति का मामला यह चल रहा है। इन्होंने 2023 में पंजाब कैडर के IS थे, इन्होंने 2024 में BRS दिया गया। ध्यान रखना है कि किसी भी इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट को लेकर के आर्टिकल 324 में काफ़ी विस्तार से बात की गई है। इसमें इनका 6 ईयर्स का कार्यकाल होगा और इसके साथ में इनकी जो एज लिमिट है वो नॉर्मल एज लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है। अब यह सवाल उठता है कि जितने लोगों का अपॉइंटमेंट करना था उनमें क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या लोगों का नाम रखा गया, किस प्रकार से नाम बाईपास रूट से आए थे, इन सारी चीज़ों पर हम बात करना चाहते हैं आपसे। अब सुप्रीम कोर्ट में जब इनके अपॉइंटमेंट का मामला गया क्यों? पहला ये प्रश्न है क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इनके पहले वाले जो व्यक्ति थे उनको एकाएक हटाया गया, रातों रात हटाया जाता है। 15 मई से लेकर के 18 नवंबर के बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बॉडीज में इसी तरह से चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पहला प्रश्न पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि बिजली की करंट की गति से इस अरुण गोयल का अपॉइंटमेंट कैसे कर लिया गया? पॉइंट नंबर 1, बिजली की गति का मतलब रातों रात अपॉइंटमेंट, रातों रात BRS दिलाया जाता है। आपका रातों रात BRS दिलाया जाए और उसके बाद रातों रात ही आपका इसके रातों रात ही आपको अगले दिन चुनाव इलेक्शन कमीशन का अधिकारी भी बना दिया जाए। तीसरा उन्होंने बोला कि इस क्राइटेरिया में लगभग 40 लोगों का उस पैनल में नाम था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मेंबर्स बनने की दौड़ पर थे। तो आपने उन 4 लोगों को ही क्यों लिया? यानी 4 लोगों का नाम भेजा गया था। 4 लोग वो कौन से थे, उनकी क्या क्राइटेरियाज थी, ये इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इसके साथ में वो 4 लोगों का अपॉइंटमेंट जिन लेटर में जो भेजा गया, इन 4 में से कोई भी टेंटेटिव्स में एक व्यक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का व्यक्ति बन सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि ये सीधा का सीधा जो हमारा लॉ मिनिस्टर होते हैं, लॉ मिनिस्टर ने सीधा PM के पास भेजा। ध्यान रखना, मंत्रिमंडल में इसमें डिबेट होनी चाहिए, ध्यान रखने की बात है। और भारत देश में इस समय पर करंट में लगभग 49 से 50 मिनिस्ट्री है, उसमें इसका डिबेट प्रॉपर होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत बड़ी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। भारत देश में इसका पूरा का पूरा बहुत बड़े लेवल पर पावर है। तो इसको ना डिबेट किया गया, सीधा प्रधानमंत्री ऑफिस पर पहुंचता है और उसमें प्रेसिडेंट जी साइन करके इनको इलेक्शन कमीशन का मेंबर बना देती है। पॉइंट नंबर 4, इनका कार्यकाल 2024 की फरवरी में ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनने की दौड़ पर थे। 2027 तक इनका कार्यकाल है, तो फिर इनको क्यों हटाया गया? क्या 6 साल का जो कार्यकाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए बनाया गया है वह नहीं पूरा होना चाहिए? पॉइंट नंबर 6,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी नहीं दिखाने की कोशिश की कि उन किन किन कारणों से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जिन व्यक्तियों को आपने, इन 4 लोगों को आपने अपने इनके जो नॉमिनेशन के लिए भेजा था, उनके पैरामीटर्स क्या थे, और जिन 40 लोगों में से 36 लोगों को आपने रिजेक्ट किया है, उनको निकालने के लिए भी पैरामीटर आप बताइए क्या है। पॉइंट नंबर 7, इसके साथ में जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे उस समय पर जो प्रेजेंट हुए, उनका जो आर्गूमेंट है वो आर्गूमेंट बिल्कुल ही मिसलेनियस था। वो बोले कि भारत देश की गोपनीयता मामला, ये मामला, वो मामला, पर वह कहीं से दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला कि कोई भी व्यक्ति, जितने 4 लोगों का आपने नाम दिया है, इनका किसी का भी 6 साल का कार्यकाल नहीं बचता है, जबकि बाकी लोग जो 40 में से 36 बचते हैं, उनके 6 साल टर्नओवर हो सकते हैं। यानी 6 साल टर्नओवर जो इलेक्शन कमीशन की पोस्ट के लिए होना चाहिए, वो इनमें किसी में भी नहीं है। जो 4 लोगों के पैनल में आपने नाम भेजा है, वो कितने हैं, वो इनका नाम बीच में ही तो इनका टाइम ओवर हो रहा है, यानी उनका टाइम खत्म हो जाएगा। 1 साल, 2 साल, 6 महीने, तो आपको इस प्रकार का इलेक्शन कमीशन चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन, जब अरुण गोयल का कार्यकाल 2027 तक बचता है, तो फिर आपने इनको फिर एकाएक इस्तीफा देने के लिए क्या मजबूर कर दिया? तो क्या अपॉइंटमेंट गड़बड़ था, या फिर आपने अपने मनमानी तरीके से इनसे काम कराना चाह रहे थे, वो सही आपकी उनके साथ में सेटिंग या ट्यूनिंग नहीं बैठी, या इलेक्टोरल बॉन्ड में वो भी फंसते हुए नजर आ रहे थे, तो वो अपने पद से इस्तीफा देना उचित समझा। अगला, ये इसका सब पार्ट था, ध्यान रखना है। अगला इसमें क्वेश्चन बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि 24 घंटे के अंदर में अरुण गोयल का अपॉइंटमेंट किया गया है, ऐसी भारत देश में क्या इमरजेंसी आ गई थी? तो हमें 15 तारीख से, 15 मई से, जिस दिन इनका अपॉइंटमेंट होता है, और उस दिन के बीच के महीने की पूरी डिटेल दीजिए कि भारत देश के इलेक्शन कमीशन के डेट शीट पर क्या क्या सिग्नेचर है और किस किस तरीके से निर्णय लिए गए हैं, वह भी हमें डिटेल्स पूरी की पूरी चाहिए। गैर संवैधानिक तरीके से यह भारत देश में किया गया ये पूरा अपॉइंटमेंट था, जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेजेंट हुए अटॉर्नी जनरल जो भारत देश के थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। ध्यान रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरह से अपने पद से इस्तीफा दिया है, वो आर्टिकल 324 में, आर्टिकल 5 में, 324 में सब सेक्शन 5 है। अब वो क्या कहता है, मैं आप लोगों के सामने में बोलना भी चाहता हूँ। सब सेक्शन 5 क्या कह रहा है, देखिए किस तरह से इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रही है, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। इसमें लिखा, सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एनी लॉ made by the parliament, condition of the service and tenure office of the election commission of India, the regional commissioner shall be such a president may be rules and dependent. The provided the chief election commissioner shall not be removed, shall not be, it means must, shall not be removed from his office except, उसके ऑफिस से कोई हटा नहीं सकता है, एक्सेप्ट किसमें? देखिए 2 चीजें हैं, लाइक दैट द मैनर, यानी कुछ वो गलत काम करता है, तो गलत काम क्या किया उसने, डिस्क्लोज करे भारत सरकार या इलेक्शन कमीशन या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Second point is here, and like ground of the judge of the Supreme Court and condition service of the Chief Election Commission shall not be varied, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको यह घोषित कर दे यह व्यक्ति इस पोस्ट के काबिल नहीं है। तो दोनों में से कौन सा कारण है? अभी तक भारत देश के न तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है उन्होंने, न भारत देश के प्रधानमंत्री ने, न इसी के साथ में भारत देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, वो किसी ने नहीं बोला है कि इनके मैनर्स क्या खराब थे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाला मामला तो अभी चल ही रहा है, वो तो आर्गूमेंट का विषय हो गया है, अभी तो उसका जजमेंट आया नहीं है। तो फिर क्या कारण थे? यह जाहिर सा एक ही कारण है जो मुझे लगता हुआ नजर आ रहा है कि इनका जो रिक्रूटमेंट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे प्रश्न पूछे थे, वो भी फंस रहे थे। साथ में जो ईवीएम को लेकर के कम वोट डालो ज्यादा वोट निकले, ये वाला मैटर में इनकी सेटिंग सही नहीं हो पाई, इसलिए भी इन्होंने किया है। एक यह भी तथ्यात्मक ऐसा होने की संभावना बनती है। इसी के साथ में एक और अगला पॉइंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी भारत देश के सारे राज्यों में लगभग डीजीपीओं से मिले हैं, और उसके बाद चुनाव को लेकर के उन्होंने ब्रीफिंग दी है काफ़ी बड़े लेवल से। उसमें कई सारे पत्रकारों ने से पूछा भी कि भारत देश का 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, क्या ईवीएम को लेकर के होगा कि बैलेट बॉक्स में होगा? तो उन्होंने यह भी बोला कि जो 2-3 जो भी पिटीशंस पड़ी हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा मीडिया में, वो इंतजार अभी तक कर रहे हैं। मुझे यह नहीं समझ में आता है कि क्या इनके यह कारण वैलिड हैं। जब आप अगले महीने 15 दिन 10 दिन के बीच में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, आप चुनाव के दिन आ गए हैं, पूरी आपने भारत देश की तैयारियां कर दी है, इतना आपने भारत देश का पैसा इन्वेस्ट कराया है। इसके पहले एक बॉडी पहले भी नहीं थी, यानी 3 लोगों की बॉडी होती है, 2 बॉडी नहीं है, 1 बॉडी से बच रही है। तो क्या भारत देश में अब करंट में एक ही इलेक्शन कमीशन अधिकारी
क्या भारत देश के चुनाव कंडक्ट कराएगा लोकसभा का? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक तीनों बॉडी नहीं बैठ जाती है, तो स्टेचुरीज बॉडी जब तक तीनों नहीं हो सकती है कि कोई भी जजमेंट नहीं दे सकते हैं, वो कोई भी ऑर्डर नहीं पास कर सकते, तो होगा क्या? फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने अंडर में करके इलेक्शंस 2024 यदि ये अगली बॉडीज को नहीं मेंटेन कर पाते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पूरी चुनाव के जो प्रोसेस है 2024 के लोकसभा का, उसको करेगी। अब वो क्यों करेगी, उसको लेकर के हम लोगों ने पूरा कल ही प्लान बना लिया है कि इनका जैसे यदि ये कुछ करते हैं, या इधर ये भी एक ऑप्शन है कि ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी बढ़ा दें कि जब तक ये हमारा सिस्टम नहीं सेट हो रहा है तो आप 5 महीने 4 महीने का 6 महीने मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है, तो उसमें ये ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इसको बढ़ाया जाए इनका टेन्योर। तो दोनों संभावनाएं हैं, आइदर यानी 3 संभावनाएं बनी, सॉरी। पहला, प्रधानमंत्री का कार्यकाल बढ़ाने का एक नाटक हो सकता है, या इलेक्शन कमीशन से इस्तीफा दिला करके इनके टाइम मैनर्स को छुपाया जा रहा होगा, या इनके साथ में ट्यूनिंग नहीं बनी। एक पॉइंट था इसका, सब पॉइंट नहीं। दूसरा कारण, यदि ये नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हम लोग जैसे जो भारत देश के वकील हैं, आप जैसे जो पत्रकार हैं, सब लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपनी मॉनिटरिंग में चुनाव कराएं। ठीक, पॉइंट नंबर ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है, भारत सरकार जो 2 लोग नहीं हैं वो कौन से डमी कैंडिडेटों को फिर से ढूंढेगी। आइदर डमी कैंडिडेट का मतलब इस चीज को ध्यान रखना, जो उनकी बातों को माने, प्रश्न चिन्ह को न रख गई, वो कौन से लोगों को ढूंढ रही है या कब वो बॉडी को पूरा करेगी। आइदर डमी का ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना जो उनकी बातों को माने, फॉलोवर्स हो उनके, उनसे प्रश्न न करे। वो भारत देश की जनता जो ईवीएम को लेकर के वोट मांगना चाहती है, ईवीएम को लेकर के डिनाई करना चाहती है, उसको न माने। सिर्फ और सिर्फ क्या, भारत देश की जनता जो बैलेट में आना चाहती है उस बात को वे खंडन करें कि भाले हमें बैलेट में नहीं ले आना है, ऐसे कैंडिडेट भी शायद ढूंढ रहे होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने इस पॉइंट में आपको फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ, ईवीएम की मशीन को लेकर के भारत देश की जनता जो डिनाई कर रही है, उसको लेकर के ये क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। क्या ईवीएम की मशीन को जो बैन करने वाला व्यक्ति थोड़ा भी प्रश्न करता है तो क्या ऐसे उनको चाहिए, या फिर बैलेट बॉक्स में जो हम लोग चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आए हैं उनको ऐसा इलेक्शन कमीशन अधिकारी चाहिए जो बैलेट बॉक्स में चुनाव कराए। ये सारे प्रश्न हैं, पर यह ध्यान रखना है कि मैंने एक शब्द को बोल दिया है, उसको आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं आपके माध्यम से बोल भी देता हूँ। ईवीएम जो बैन करे ऐसा अधिकारी चाहिए इनको, कि ईवीएम को चालू करे वो वाला अधिकारी चाहिए। जो अभी रिटायर्ड, जो जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, ये ईवीएम को बैन करने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे, ये ध्यान रखना। और भारत देश की जनता उनके ऊपर इतना प्रश्न पूछ रही थी कि वो मजबूर और दबाव में थे। दूसरा, उनका अपॉइंटमेंट इतना खराब था कि सुप्रीम कोर्ट के प्रश्नों का जवाब नहीं था। तीसरा यह था कि सरकार के साथ में उनकी ट्यूनिंग सही सेट नहीं हो रही थी कि ईवीएम में कैसे कम वोट डालो और ज़्यादा वोट निकले। यह वाली ट्यूनिंग मेरे हिसाब से नहीं समझ में आई, इसीलिए उनको और कोई कारण मेरे सामने नज़र में नहीं आ रहे, क्योंकि आर्टिकल 324 5 सब सेक्शंस में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, आइदर सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगी, आइदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का जो मैनर होगा उसके आधार पर होगा। तो मैनर में यही सारी चीज़ें आती हैं। चलिए, ठीक है।